ठीक है दोस्तों, फिर उसी दिन इसने क्या कर दिया है, उस दिन इसने फिर 31 दिसंबर को इसने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। इस क्वेश्चन में एक टाइपो एरर है मेरे दोस्तों, ये जो 386,000 है, ये इन्होंने फिर कोरिएंडर भी निकाला है, इसमें जो करेक्ट है ये 386,000 है, क्योंकि इन्होंने आंसर भी ऐसे कर दिया। तो ये 38,600 का नहीं भेजा है, बल्कि 3,86,000 का इन्होंने ये भेजा है। तो अपनी बुक्स में आप इसको चेंज कर देना। अब आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो कुछ मुश्किल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जहां पे मुश्किल होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जनवरी को जब आपने मशीनरी को परचेज कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 5,82,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,82,000। उसके बाद क्या होगा सर, ये 18,000 का जो इरेक्शन में इंस्टॉलेशन में चार्ज लगे, अगेन एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000, क्योंकि हम इसको भी कैपिटलाइज करते हैं। ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। उसके बाद क्या हो गया, 1 जुलाई को आपने एक और मशीनरी परचेज कर दी 2 लाख की, तो आपने 1 जुलाई को एक और एंट्री कर दी 2 लाख की, तो टोटल एसेट हो गया आपका 8 लाख का। अब आएगा 31 दिसंबर मेरे दोस्तों। अब 31 दिसंबर को आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31 दिसंबर को आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर। ये जो 6 लाख पे एसेट है, 6 लाख जो एसेट है पहले जो खरीदा था, इस पे 10% लगेगा, और ये पूरे साल के लिए लगेगा। और ये जो दूसरा एसेट आपने 2 लाख का परचेज कर दिया, ये 2 लाख के एसेट पे डेप्रिसिएशन जो है सर वो लगेगी 10%। मगर ये एसेट आपका 6 महीने रहा, तो इंटू 6/12, तो ऊपर वाले के लिए 6 लाख इंटू 0.1, तो इधर 60,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और दूसरे केस में आपका एसेट 2 लाख का था, और 2 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा 2 लाख इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2, आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन जो है वो 70,000 लगेगा। तो आप करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 70,000, तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 70,000। तो ये आपने एंट्री कर दी। उसके बाद बैलेंस कितना बचा, एसेट का टोटल कर दिया 8 लाख, उसमें से 17,000 चला गया, तो 7,30,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। तो आपने किया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,30,000। उसके बाद 1 जुलाई को क्या हुआ, आपने जो 1 जुलाई 2018 को एसेट परचेज कर दिया था वो खराब हो गया, आपने ये 3,86,000 पे भेजा। ये 38,600 लिखा है आपकी बुक में, बट इसको चेंज करो, ये 3,86,000 है। अब इस एसेट को अगर देखा जाएगा, ये आपने एसेट कितने में परचेज किया था, 6 लाख में से, 6 लाख में से आपके 60,000 चले गए थे, तो इस एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 5,40,000। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू 5,40,000 था, बट ये एसेट खराब हो गया। ये एसेट खराब हो गया 1 जुलाई को, आपने इसको भेजा। अब आपने बोलना है कि इसमें आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अब मुझे बता, ये एसेट आपकी बुक्स में 5,40,000 का था पहले 1 जनवरी को। तो पहले क्या लगेगा मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक तो ये एसेट कितने में आ गए, 5.4 पे एक, और दूसरा 1.9 पर है। ये जो 5.4 पे है इसको इधर भेजा, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन तो लेस करेंगे इस एसेट का, इस टाइम पीरियड का तो डेप्रिसिएशन का खर्चा जाना है, क्योंकि उसमें ये यूज हो गया एसेट, तो उतना प्रोपोर्शन तो डेप्रिसिएशन का जाना चाहिए। तो आप बोलोगे 5,40,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ से चला। तो आप बोलोगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है 5,40,000 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2, तो सर इसकी डेप्रिसिएशन है 27,000। तो 5,40,000 में से अगर हम 27,000 लेस करेंगे, तो सर 5,13,000 तो इसकी कॉस्ट है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे बुक्स में, और मैंने ये सेल कर दिया कितने में, मैंने ये सेल कर दिया 3,86,000। और उसमें अगर देखा जाए तो मेरा क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ 1,27,000 का। मेरा लॉस हुआ 1,27,000 का। तो तुम में से कोई मुझे अकाउंटिंग एंट्री बोलेगा, हाँ सर हम बोलेंगे। सर एंट्री हो जाएगी 1 जुलाई को जब आप इसको भेजोगे, तो एंट्री हो जाएगी सर, बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक में पैसे आ जाएंगे 3,86,000, ठीक। और सर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए इस एसेट को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 27,000। ये एसेट आपकी बुक्स में था 5,40,000 का, तो ये 5,40,000 से क्रेडिट करेंगे तो मशीनरी अकाउंट 5,40,000। और सर आपका लॉस हो गया,
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 1,27,000। तो ये सर इस वक्त एंट्री अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। तो सर 1 जुलाई को जब इस एसेट को डिस्पोज करेंगे तो ये अकाउंटिंग हो जाएगी। बैंक में आ जाएंगे 3,86,000, डेप्रिसिएशन लगेगा 27,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,27,000 होगा, और मशीनरी को हमने 540 से कम करना है, और वो लॉस फिर जाएगा पीएनएल में। तो हम 1 जुलाई को ये एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन 27,000, बाय बैंक 3,00,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,27,000। इसने क्या कर दिया, बाय प्रॉफिट लॉस के इसने डायरेक्ट कर दिया, बट पहले हम करते हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फिर लेते हैं पीएनएल में, इसने डायरेक्ट ले लिया। ये हो गया 1 जुलाई को। उसके बाद क्या हो गया, चलो इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री कर दी हमने। नया एसेट परचेज कर दिया 4 लाख का, तो 4 लाख का एसेट जो परचेज कर एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 लाख। अब क्या है 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। सर ये जो एसेट था, ये जो 2 लाख का अभी आपका बचा था, 2 लाख का एसेट, 2 लाख का एसेट 1.9 था, इस पे पूरा 10% का लगेगा, हो गया 19,000। और जो नया एसेट आपने परचेज कर दिया 4 लाख का, इस 4 लाख पे लगेगा 10% इंटू 6/12, क्योंकि ये आपने 1 जुलाई को परचेज कर दिया। तो 4 लाख पे आपका 0.10 डिवाइड बाई 2 20,000, तो आपका 19,000 वो और 20,000 ये, तो 39,000 की आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे 39,000 जो उन 2 एसेट्स पे लग गया, और बैलेंस आपका जो बचा 5,51,000 जो नया एसेट है और जो पिछले साल का एसेट खरीदा। इस तरीके से हमने निकाला प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि आप में से हर किसी को ये समझ आया होगा कि जो एसेट हमने भेजा, हमने ख्याल रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस एसेट की डेप्रिसिएशन लगानी है। यहाँ पे बच्चों को गलती लग सकती है कि वो बोलेंगे ये 540 का था और हमने इसको बेच दिया 386 पे, तो हमें लॉस हुआ। लॉस नहीं हुआ मेरे दोस्तों, पीएनएल में उतना इम्पैक्ट जाएगा, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट you had used this asset for 6 months, and for those 6 months you had to charge depreciation. That's a very important concept जो आप भूल सकते हो, और उस पर आपका एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। आप बोलोगे आंसर तो बराबर है, आंसर बराबर आएगा, बट आपने एक टेक्निकल गलती कर दी। वो डेप्रिसिएशन का खर्चा जाना चाहिए, और लॉस अलग चीज है, डेप्रिसिएशन अलग चीज है। तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भूल मत जाना इस चीज में, और फिर ख्याल रखो कि आप कितने एसेट बच गए, उनके कितनी डेप्रिसिएशन रहेगी, तो इस तरीके से तुम करेक्ट आंसर तक आ जाओगे। तो ये था प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अब मैं एक नया कंसेप्ट बताता हूं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका नाम है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरा चीज चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या हम डिस्कस करेंगे अब मेरे दोस्तों, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरा चीज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरी चीज चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। देखो यहां पे एक डिबेटेबल चीज है। पहले हम क्या करते थे, देखो दो चीजें होती है, बहुत ही टेक्निकल चीज मैं आपको बोल रहा हूं, बट ये बातें मुझे आपको बोलनी, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कुछ चीजें छोड़ दी है अभी, जो मुझे पता था कि सही वक्त पे मैंने आपको बोलनी है। दो चीजें होती है, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, और दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है। ये बहुत मतलब इनमें ना थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, और बहुत कंफ्यूजिंग चीजें होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक और चीज जो मैं आपको बोलूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको बोलूंगा। मैंने थोड़ा तो लास्ट लेक्चर में बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया लाता है, ठीक है। कौन लाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। उनका अपना एक बोर्ड है, जैसे आपका बोर्ड है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, इसी तरीके से हमारा एक और बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग हमारा इंस्टीट्यूट है, तो पूरे देश में अकाउंटिंग कैसी हो जाएगी, ये हमारा इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। आप बोलोगे वाकई सर हमारा इंस्टीट्यूट करता है, हाँ दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट करता है। इंप्लीमेंट कैसे करता है, ये रिकमेंडेशन देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको लागू करते हैं अपने देश में।
एंड तुम जब देखोगे इन चीजों को, अगर एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे वहां तो देखोगे कि वही एएस करते हैं इशू। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए जो लगता है इंडिया में वो है इंड एएस। क्या है? इंड एएस। मैं अभी थोड़ा सा डेफिनेशन वाले टॉपिक से डिबेट हो रहा हूं, बट जो मैं बोलूंगा, बिलीव मी, जो भी मैं बोलूंगा ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये नहीं समझना कि सर हमें किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ले जा रहे हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं डिवेट हो रहा हूं अपने मेन टॉपिक से, बट आई होप दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड एंड यू विल बी अटेंटिव। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते हैं, और अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में उनको लगते हैं इंड एस। एक जो हम पढ़ते हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरे है इंड एस। और एक तीसरा कंसेप्ट होता है आईएफआरएस। आईएफआरएस पहले क्या होता था हमारे देश में, सिर्फ एएस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई ये मतलब ये मतलब कुछ फील्ड्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऐसे करनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट बोलता था यहाँ पे कोई ऐसे कर सकता है, जैसे गुडविल है, गुडविल को आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर, तो गुडविल को ऐसे करना चाहिए। इन्वेंट्री है आपका, इन्वेंट्री अभी हम इन्वेंट्री वाला चैप्टर भी कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को कोई फीफो मेथड से कर सकता है, लीफो मेथड से करता है। तो क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें इन्वेंट्री का कॉस्ट बनना चाहिए, क्या चीजें नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से आपके फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्या इंटरेस्ट आपने जो लगा एसेट में, एसेट को लोन लिया उसमें जो इंटरेस्ट लगा, तो क्या वो पार्ट ऑफ एसेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाए। तो हर चीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करे, है ना, रिकॉग्निशन का उस पर रेवेन्यू एएस 9 आ गया, एएस 17 है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो भी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें 3 4 4 साल लगते हैं, 10 10 साल लगते हैं, वो क्या रेवेन्यू बुक ना करे हर साल? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन कर देते। तो पूरा वो देश में होता था। फिर एमसीए बोलता था सारी कंपनियों को कि आप जो अपनी अकाउंटिंग करोगे आप एएस के थ्रू करोगे, ताकि कंट्री के जितने भी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट लॉस में वो क्या हो जाए, वो वहां पे यूनिफॉर्मिटी आ जाए, कंपेरेबिलिटी आ जाए, सारे एक ही तरीके से बनाएंगे तो आप बता पाएंगे कौन सी कंपनी अच्छा कमाती है। अगर कोई अपने हिसाब से करता, कोई दूसरे हिसाब से कर लेता, तो आपको दिक्कतें हो जाती। ठीक है दोस्तों, इस ये एएस थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ग्लोबलाइजेशन से, एमएनसीज आने से क्या चीजें हो गई। अब दूसरे कंट्रीज के शेयर्स, हमारे कंपनीज के शेयर्स बाहर की मार्केट्स में मतलब ट्रेड होते हैं, कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं या वहां के इधर आते हैं, तो एक नीड फील होती है एक इन्वेस्टर को कि वो ग्लोबल जो कंपनीज है, सब कंपनीज, अगर ऐसा होगा कि सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो जाए तो वो सही रहेगा। तो इंटरनेशनल में उनके अपनी अपनी कंट्रीज के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होंगे, मतलब अपने अपने इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो अपने अपने अकाउंट स्टैंडर्ड, तो वहां पे भी डिफरेंस ऑफ अपने, हम किसी चीज को यहाँ पे एक तरीके से करेंगे, वो वाले वहां पे दूसरे तरीके से करेंगे। सही है ना? तो need was felt that what if all the countries in the world follow one set of accounting standards। तो एक कमिटी बोलो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमिटी, तो उन्होंने बना दी है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरह से लोकल लेवल पे हमारा कंट्री लेवल पे एएस है, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आईएफआरएस है। तो जो जो कंट्रीज उसका मेंबर बनेंगे आईएएस का, आईएसी का, तो वो आईएफआरएस फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस। तो वो अपनी कंट्रीज को, अपनी कंपनी में, अपनी कंट्री में जितनी भी कंपनीज उनको बोलेंगे आप आईएफआरएस फॉलो करो। अब लगा लो हम इंडिया में बैठे और हमारी कंट्रीज, हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज वो आईएफआरएस फॉलो कर रही है, उसी हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड में वो आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका में वो आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आईएफआरएस कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंपनी का कंपेयर कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि किसका अच्छा प्रॉफिट है, किसका नहीं है, तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होती है। फॉरेन, हम बोलते हैं एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स इधर लगाएंगे। तो वो अगर नहीं समझेंगे इस चीज को कि इंडिया वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अपने हिसाब से बोलेंगे अच्छा इंडिया वालों का प्रॉफिट ज्यादा है तो वो लगा देंगे। बट पता क्या पता चल बाद में कि वहां के स्टैंडर्ड्स बड़े खतरनाक है, वो स्ट्रिक्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंटेक्स्ट में, और इंडिया में थोड़ी लीनियंसी चलती है। तो वो तो उनके लिए एक गलत इमेज हो जाएगी, वो एक गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं ना इंडिया की कंपनी में। तो यहाँ की कंपनी अगर अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालेगी तो
प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम्स रियली एग्जिस्ट करती थी। तो एक द नीड वाज फेल्ट कि सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सारे उसको फॉलो करें। एंड इंडिया आल्सो डिसाइडेड कि ओके इट इज फाइन, वी शुड मूव टुवर्ड्स आईएफआरएस, ताकि हमारी कंट्री में इन अगर हमने एफडीआई लाना है या एफआईआई को लाना है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फॉरेन फंडिंग हमें चाहिए, तो इट्स नेसेसरी हमारे फाइनेंशियल स्टेट्स में वो वैसे बने। बट द प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट कीपिंग इन विद द इंडियन इकोनॉमी कि हम आईएफआरएस को फॉलो करें, क्योंकि वहां पे कुछ स्ट्रिजेंट ओपिनियंस है कुछ कुछ चीजों को लेकर, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और हमारी इकोनॉमी वैसे नहीं चलती। और अगर उनको हम डायरेक्टली आईएफआरएस को फॉलो करते तो शायद हमारी कंट्री में जो कंपनीज के फाइनेंशियल थे बहुत हिल जाते, स्पेशली बैंकिंग कंपनीज में बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि इंडिया में एक कंसेप्ट है जुगाड़, यहाँ पे सब चलता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी अकाउंटिंग चीजों को इमटेरियल समझ के निकाल देते हैं, बट आईएफआरएस में ऐसा नहीं चलता है। अभी तुम 12th जस्ट पास कर चुके हो, तो थोड़े से तुम इमेच्योर हो सकते हो। इन एग्जाम्पल्स को लेके जो मैं बोलूंगा, तो शायद मैं अवॉइड करूंगा वो ज्यादा एग्जाम्पल्स बोलना, जिससे आपको समझ आ जाता है ये चीज क्या क्या फर्क होता है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब बैंक लोन देता है, बैंक लोन देता है, और हम उस बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करते हैं ट्रीट। और अगर आप उस लोन को देखोगे मेरे दोस्तों, लोन को बोलते हैं टर्म लोन, बोलते हैं कि उसकी ईएमआई होती है वो पे करनी होती है, बट वहां पर लिखा होता है कुछ कंडीशंस होती है कि आपको अगर गाड़ी का लोन लिया तो आपको हर साल का इंश्योरेंस का कॉपी देना है, और कोई और चीज है आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, ये सिर्फ चीजें देनी है, ठीक है। अब इंडिया में प्रैक्टिकली हैव डन ऑडिट्स ऑफ द कंपनी बैंक्स, एंड प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर एक साल बाद इंश्योरेंस दिया दिया भी नहीं, या वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सारी 10 चीजें कंप्लाइंस करने थे नहीं भी कर दिया, तो मैनेजर बोलता है यार कोई बात नहीं यार चलेगा, वो वो कोई बात नहीं वो देगा। बंदा अच्छा है, भूल गया होगा, या जो भी है, हड़ताल था, शीन उस पे आमूद सहयोग नहीं हुई, ऐसे ऐसे बहाने बोल के निपटा देता है, ऑडिटर भी मान लेता, तो चल जाता है, जुगाड़ चल जाता है। बट आईएफआरएस बड़े खतरनाक, आईएफआरएस बोलेगा अगर ऐसी चीज हो गई, अगर लोन में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया, तो उस लोन को बैलेंस शीट में अगर लोन में कोई भी डिफॉल्ट है, वो माना जाएगा कि नाउ दैट इज पेएबल ऑन डिमांड, क्योंकि बैंक के उस लोन में लिखा होता है कि अगर आप इसको पे नहीं करोगे, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट करता है, बैंक आपको अभी के अभी पैसा मांग सकता है, ऑन डिमांड मांग सकता है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अब एज्यूम करो आपका एक लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, आपका करंट रेशियो हिल जाएगा, हिल जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपको उसको करंट लायबिलिटी मानना पड़ेगा। तो अगर फिर इनका कोई भी डिफॉल्ट हो गया, तो आईएफआरएस फॉलो कर रहे हो, तो आईएफआरएस के हिसाब से इनको करंट लायबिलिटी दिखाना है। अब आपको कोई एक चीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, आप उसको करंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा, और ह्यूज अमाउंट था, तो आपका जो करंट रेशियो है उसको तो धज्जियां उठ जाएगी, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो सारे हिल जाएंगे। या बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में बैंक्स को उन्हें हो सकता है एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हमें पता था यार वो तो दे दे आगे, बट बैलेंस शीट में नहीं था, तो अगले दिन तो दे देगा। यहाँ तो चलता है ना इंडिया में, तो नीड फील होगी कि यार आईएफआरएस को अगर हम अभी फॉलो करेंगे, हमारी कंट्री में अभी आईएफआरएस आईएफआरएस के लिए लोग तैयार नहीं है। सरकार भी देखती है ना, किसी भी चीज को लॉ को लाने के लिए पहले थोड़ी सी चीज देखते हैं, जब पता है कि रिवोल्ट हो जाएगा तो फिर उस चीज को वापस लेती है। जैसे अभी फार्मर्स लॉ का चल रहा है, तो ये देखते हैं क्या मिजाज है इन लोगों का, वंस ये क्लियर होता है फिर और बड़ी चीज डालते हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमी में वो सारी चीजें लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि डायरेक्टली अगर हम आईएफआरएस फॉलो कर ले तो बहुत मुश्किल होता, तो इन्होंने क्या किया, आईएफआरएस का कन्वर्जेड फॉर्म निकाला, कन्वर्जेड इंड आईएफआरएस। इंड एस को कन्वर्जेड आईएफआरएस बोलते हैं। मतलब हमने बोला कि ठीक है वी आर गोइंग टू फॉलो आईएफआरएस, बट जहां जहां हमें लगेगा कि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे मुश्किल हो गई फॉलो करते रहे, वहां पे हमने मतलब वो एक्सेप्शंस निकाल दे। अगर आईएफआरएस बोल रहा था कि इस चीज को अगर ये डिफॉल्ट हो गया लोन में, इसको आप करंट लायबिलिटी मानो, और बैंक को बोला था कि आप इसको एनपीए मानो, हमने बोला नहीं 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 चलेगा, अगर जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज नहीं हो रहे, जिसका टाइम होता है बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, और जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं बोर्ड से, उसमें 2-3 महीने होते हैं सपोज, अगर वो 2-3 महीने में वो गलती ठीक हो गई ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म रहने दो और बैंक इसको एनपीए ना माने। बट आईएफआरएस तो बड़े खतरनाक है, तो हमने वहां पे एक्सेप्शन निकाले, इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन में थोड़ी एक्सेप्शन निकाली, किसी और चीज में एक्सेप्शन निकाले, जो भी हमारी इकोनॉमी की तरफ से ताकि हमारी इकोनॉमी भी चल जाए, हमारी कंपनी कंट्री के कंपनीज के फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा इंपैक्ट ना आ जाए। बट एट द एंड हमें गोल उधर ही जाना है, आईएफआरएस पे ही जाना है, आज नहीं तो कल हमें उधर ही जाना है आईएफआरएस पे। बट अभी हम एएस पे थे, अब उसका निकाल दिया इंड एस, आहिस्ता आहिस्ता उन एक्सेप्शन को हटा देंगे, और हम भी हो जाएंगे ग्लोबलाइजेशन पूरी हो जाएगी अकाउंटिंग में भी, हम ग्लोबली रिकमेंडेड जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि अभी हम क्या पढ़ते हैं, आपके लेवल पे एएससी पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जहां तक बात है आपके लिए जो अभी रेलिवेंट है,
कुछ मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे। एक होता है AS1, मुझे कुछ AS बोलने, ज्यादा नहीं बोलने मुझे यहाँ पे। एक है AS1, AS1। दूसरा है, अभी छोटे छोटे कंपनीज और इनको पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स को AS ही फॉलो करने होते हैं। AS10, AS10 का पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और AS5, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये जो मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है ना, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी एक AS है। बट पहले क्या होता था, पहले AS6 होता था डेप्रिसिएशन पे और AS10 होता था फिक्स्ड एसेट पे। बट अभी जब इंड AS आया, इंड AS 116 जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो फिक्स्ड एसेट होते हैं मेरे दोस्तों, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? उसके लिए जो AS है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग, प्लांट मींस प्लांट एंड मशीनरी, एंड इक्विपमेंट मींस फिक्स्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो जो आपके वो अलग आते थे बैलेंस शीट में, लैंड, सॉरी बिल्डिंग, and then you have land and building, then you have the building, plant and machinery, and then the furniture and fixture। इनके लिए एक ही AS है, AS10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और डेप्रिसिएशन को भी इसी में मर्ज कर दिया, बोला डेप्रिसिएशन तो इन्हीं पे लगती है ना, एसेट्स पे लगती है। तो AS6 को खत्म कर दिया, AS10 को नाम चेंज कर दिया, PPE, और डेप्रिसिएशन पार्ट उधर ही डाल दिया। तो आपके लिए जो रिलेवेंट है वो है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वही बोलता है कि इस एसेट को कितने पे रखेंगे। तो जितने भी कॉस्ट को लगते हैं रेडी टू यूज के लिए, तो वो 582 हमने कैपिटलाइज कर दिया, एंड वो 18,000 भी हमने कैपिटलाइज कर दिया ड्यू टू AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर ठीक है। अब वही AS क्या बोलता है डेप्रिसिएशन के बारे में भी, कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां इन्होंने बोला कि अगर ये जो बोला है डेप्रिसिएशन के ये मेथड्स होते हैं, SLM होता है, WDV होता है, आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगाते हो कि आप अपने हिसाब वर्किंग करते हो कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे ये चीज आ गई कि ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप चूज करते हो, ये आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट है। क्या है? हाँ, मैंने आपको बोला AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो AS1 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि जितनी भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज है रखी है, उनको आप डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में कि आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर दी है, ताकि जो डिसीजन मेकर है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको पता चले कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे होंगे। तो उसमें आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूवल, GCA, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूवल जो है, ये है आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। इनको आपको डिस्क्लोज करने की बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग दैट दीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैव बीन फॉलोड। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। कौन कौन सा? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो इनको आपको बैलेंस शीट में नहीं, इनको आपको फाइनेंस स्टेट्स में, नोट्स अकाउंट्स में नहीं दिखाना होता है कि हमने ये फॉलो कर दिए, बट एज्यूमिंग कि ये फॉलो कर चुके हैं। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया होता तो आपको दिखाना पड़ता है कि हमने ये चीजें फॉलो नहीं की है। कौन सा? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ठीक है मेरे दोस्तों? तो AS1 वही बोलता है कि आपने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है, उनको डिस्क्लोज कर दो एक ही जगह पे, ताकि जो आपके ये है, क्या बोलते हैं इनको, स्टेक होल्डर्स है या जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें फॉलो की गई है। उसमें फिर वो बोलते हैं कि अगर आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर दिया, आप अभी तक कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी करते थे और अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, तो आप उसको बता दो। मैं यहाँ पे अगर बताता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अकाउंट, या इन्वेंट्री में बोलता हूँ, जैसे आप FIFO मेथड है या LIFO method, these are the accounting policies you decided you will be following the FIFO method, so this is the accounting policy that you will be following the FIFO method। इसी तरीके से गुडविल में है, आप कौन सा मेथड से गुडविल डिसाइड करोगे, तो दैट विल बी द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द गुडविल, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एनी अदर थिंग्स। तो वो होती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे जब ये पढ़ने होंगे तो। और दूसरा होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। कुछ जगह होती है जहां पे आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे यही था यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यहाँ पे आपको क्या करना था मेरे दोस्तों? सर यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना था, ये कितना टाइम चलेगी। तो ये होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है मेरे दोस्तों? अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ी चीज क्या आ गई, जब एस 10 आ गया प्रॉपर्टी प्लान की, और जब इंडेस आ गए, तो इधर एक नजरिया चेंज होगा। हम क्या बोलते थे पहले, हम जो बोलते थे स्ट्रेट लाइन मेथड को या WDV को, हम बोलते थे स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड जो होते हैं, इनको हम बोलते थे
स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड जो होते हैं, इनको हम बोलते थे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या बोलते थे? अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपने डिसाइड करते आप एसएलएम फॉलो करते हैं। बट इन डेज के आने के बाद इंटरनेशनली इनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट ही है, क्योंकि आपका, मैंने जो बोला था सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, वहां पे आप एस्टिमेट ही करते थे कि यार एसएलएम से बेहतर रहेगा कि डब्ल्यूडीवी से बेहतर लगेगा, कि उसमें खर्चे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चे ज्यादा होते हैं, गाड़ी में खर्चे ज्यादा होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम ये दो चूज करेंगे। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है आपकी। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी पता क्या है डेप्रिसिएशन को लेके? कि एसेट्स की आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे दो मेथड होते हैं, वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड अनदर इज द फेयर वैल्यू मेथड। ये आप अभी पढ़ोगे, ये मैं आपको बता दूंगा कि दो मेथड होते हैं आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स्ड एसेट को रिकॉग्नाइज करने के बुक्स में। पहले हम बोलते थे एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता था, बट इंडियस ने एक नया कंसेप्ट लाया, फेयर वैल्यू कंसेप्ट। पहले हम एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं, बट अब वो खत्म हो गया। एक कंपनीज को एक ऑप्शन दी, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर देम, बट दे हैव बीन प्रोवाइडेड एन ऑप्शन। वो अगर चाहे तो अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हैं। उसका क्वेश्चन भी आ जाएगा, अभी वो क्वेश्चन भी करेंगे हम। बट एक ऑप्शन दिया गया है कि आप एसेट्स को, पहले जो बोलते थे एसेट्स आर टू बी शोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट उसका एक अभी फेयर वैल्यू कंसेप्ट भी आ गया है। इंटरनेशनल इसको फॉलो किया जाता है और इंडिया में ये है कि कंपनीज अगर चाहे अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हर जगह ठीक नहीं रह रहा था। आप एक लैंड लाते थे 5 लाख की और 10 साल बाद भी क्या आप 5 लाख का दिखाते, इट्स नॉट, यू कैन शो दैट एज एन ओसीआई, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। तो आप उसको बढ़ा सकते हो, आप एसेट अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर सकते हो, करना भी चाहिए। तो एक ऑप्शन थी, अगर कोई करना चाहता है कि एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज, तो वो कर सकता है, और अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है तो हेयर टू। तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी ने पॉलिसी डिसाइड कर दी कि आप अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे या अपने एसेट्स को आप फेयर वैल्यू पे रखोगे, दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये एक मतलब आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कि आप अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे या फेयर वैल्यू पे रखोगे, तो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। बट मेथड कौन सा फॉलो करोगे डेप्रिसिएशन के लिए, ये पहले हम बोलते थे अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट अब ओपिनियन चेंज होगा, व्यू पॉइंट चेंज होगा, सोचने का नजरिया चेंज हो गया। तो इस पे जब हमने देखा कोर्स से, हमें बोला नहीं नहीं भाई, ये तो इट्स नॉट अ पॉलिसी, बेसिकली जस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट। यू हैव टू एलोकेट दैट एक्सपेंस ना, जो आपका एक्सपेंस था ऑफ दैट एसेट एट्रीब्यूटेबल फॉर दोज ईयर्स, जबकि जब तक इसकी यूजफुल लाइफ है, उन सब सालों में कितना खर्चा जाना चाहिए मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, तो वो आप एस्टिमेट ही कर रहे थे मेरे दोस्तों, वो आपकी पॉलिसी नहीं हो सकती है। ठीक है? पॉलिसीज की डिफिनेशन जैसा अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। ठीक है? तो हमने ये समझ लिया अब, इन डेज के आने के बाद हमारा विजन थोड़ा सा खुल गया, एंड वी रीच टू द कंक्लूजन दैट दिस फॉलोइंग एनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड चेंजिंग दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे थे और फिर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करने लगे, या आपने पहले यूजफुल लाइफ 5 साल बोला था, फिर आपको 3 साल बाद लगता नहीं हमारा एसेट तो 4 साल और चलेगा, तो अब 4 साल में और होना चाहिए, इनको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या बोलते हैं? तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज नोन एज अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे साथ बने रहना, आपको सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स में कवर करा दूंगा। AS5 हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो वो बोलते हैं ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है या यूजुअल लाइफ है, इनको आप चेंज करोगे तो इनको चेंज इन एस्टिमेट बोलते हैं, इनको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं। ठीक है? और जब ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया, इसका जो इंपैक्ट आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके इस टॉपिक के लिए रिलेवेंट है, वो है कि अगर इसका इंपैक्ट आएगा, अब जो अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा, अगर आपने डिसाइड कर दिया कि आप अभी तक एसएलएम कर रहे थे, अब आप डब्ल्यूडीवी करोगे, अब क्या करना है आपको, इसका जो इंपैक्ट, तो आपने तो अभी तक एसएलएम कर दिया था जब आपने एसेट को लाया था, और 3 साल तक आप एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे थे। नाउ आप बोल रहे नहीं 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 नहीं, हम ना डब्ल्यूडीवी करें, या 3 साल तक आप ये समझ रहे कि 5 साल ऐसे चलेगा, आप बोल रहे कि 4 साल और चलेगा, तो कायदे से तो फिर आपका एस्टिमेट गलत हुआ ना। आपने पहले बोला था कि ये 5 साल चलेगा, तो आपने बोला एसएलएम बेसिस पे हम क्या करेंगे, 1 लाख का एसेट था, हर साल 20-20 हजार करेंगे। ठीक है? अब 3 साल हो गए, यहां पे आप देखा जाए तो अभी आपकी 40 हजार एसेट की वैल्यू बची है, और आप बोल रहे कि नहीं ये तो 4 साल चलेगा। अब देखा तो आपने तो पहले वाले खर्च सालों में ज्यादा खर्चा कर दिया, 20-20 हजार का कर दिया था। अब बाकी रिमेनिंग 4 हजार आपने ये 4 साल के लिए बचाए, तो यहां तो 10-10 हजार आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसका इंपैक्ट जो दे दे, वो रेट्रोस्पेक्टिव दे दे या प्रोस्पेक्टिव दे दे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? पीछे जो हो गया सो हो गया, पुइट नीगो तिगो, होते ना किसी का लड़ाई हो रही, पता ना पति नीगो तिगो तादि मुइफी, अब आगे जो रहेगा उसका ठीक करेंगे, बोलते हैं ना ये चीज।
तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब वही होता है कि पीछे जो हो गया सो हो गया। अब अगर 40,000 बचे हैं और आपके पास 4 साल है, तो आप करोगे 40 डिवाइड बाई 4, तो 10,000 करोगे। तो पीछे जो हो गया सो हो गया, वो तो एस्टिमेट ही था ना, ठीक है थोड़ा उधर ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो भी अब इंपैक्ट आएगा उसको प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देते हैं, जबकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो इंपैक्ट आता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। अगर आप बोलोगे अभी तक आप हिस्टोरिकल कर रहे थे फॉलो, और अब आप बोलोगे कि फेयर वैल्यू पे करेंगे, तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव देना पड़ेगा कि जब पहली बार एसेट को लाया था, फिर पहली सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुई थी, तब क्या प्रॉफिट होना चाहिए था, तो फिर वो प्रायर पीरियड प्रॉफिट में जो या जिसमें भी आ जाएगा वो ठीक है, वो अलग एक कंसेप्ट है। बट एट मतलब मेरा कहने का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो इंपैक्ट आता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जो है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, चाहे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो या चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हो, इनका इंपैक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। तो जो भी हुआ पीछे उसको भूल जाओ, अब देखो कितना एसेट का वैल्यू बचा हुआ है, अब देखो कितनी यूजफुल लाइफ है, अब देखो आगे कितना डेप्रिसिएशन है, तो ओवर द यूजफुल लाइफ अब जो बची हुई कुछ है उसमें वो डेप्रिसिएशन जाना चाहिए। ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट्स थे। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, आप बेस्ट जजमेंट से बोलते हो कि सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ एस्टिमेशन लगाते हो, उसके हिसाब से आप प्रोविजनिंग या सारी चीजें करते हो। यहाँ पे भी आपने एस्टिमेट कर दिया था, अब एस्टिमेट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, आप फिर भी बोलेंगे कि यू आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। Mrs. Anshul and company commenced business on 1st January 2015 when they purchased plant and machinery for rupees 7 lakh. तो हमने एक 1st जनवरी 2015 को मैंने क्या कर दिया, we purchased the plant and machinery for rupees 7 lakh, ठीक है। They adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% on diminishing balance, मतलब तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एसेट्स को WDV पे रिकॉर्ड करेंगे, WDV पे डेप्रिशिएट करेंगे एट द रेट 15% पर एनम on diminishing basis, and over the years their purchase of the plant have been, तो 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया, 1.5 लाख का परचेज कर दिया, और 1 जनवरी 2019 को इसने 2 लाख का परचेज किया, ठीक। On 1 जनवरी it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line method, आप इन्हें बोला कि हम SLM पे करेंगे। On this date the remaining useful life was assets as 6 years for all the assets purchased before 1 January 2019 with no scrap value, and 10 years for the assets purchased on 1 January 2019. You are required to calculate the depreciation to be adjusted in the plant and machinery for the year ending 31st December 2019. समझ आई बात? हाँ सर, समझ आ गया हमें क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एसेट्स है उनकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितनी है, और फिर जब हमने डिसाइड करते चेंज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये चीज भी इसका, मेरा एक तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा वो कहाँ गया। चलो, तो वो हमने ऊपर कर दिया इलस्ट्रेशन 7, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को हमने एसेट परचेज कर दिया, तो हमने क्या बनाना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्ट इन द प्लांट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो हम क्या बोलेंगे, जो डेप्रिसिएशन में चेंज है वो प्रोस्पेक्टिव जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हम सीधे क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी डेट थी सर, 1 जनवरी 2015, क्या हो जाएगा एंट्री, तो बैंक 7 लाख। उसके बाद क्या हुआ, आपने 1 जनवरी 2016 को परचेज कर दिया, बट उससे पहले क्या आएगा, 31 दिसंबर 2015 को आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो 7 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी, अपने रेट की साइड क्या था 15%, तो इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, हाँ सर पूरे साल की लगेगी, तो 7 लाख इंटू 0.15 कितना हुआ मेरे दोस्तों, 1,05,000। कितना बचा बैलेंस,
बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,95,000। तो 1 जनवरी 2016 को तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका आएगा 5,95,000। उसके बाद क्या हो गया, आपने एसेट को परचेज कर दिया टू बैंक, 1.5 लाख। अब ठीक है, अब क्या करोगे, 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन लगाओगे मेरे दोस्तों। कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन अब क्या करेंगे हम, उस एसेट पे भी लगेगा और इस एसेट पे भी लगेगा। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, इस एसेट पे लगेगा, एक एसेट पे लगेगा 5,95,000 इंटू 15%, और दूसरे एसेट पे लगेगा 1.5 लाख इंटू 15%। ठीक है दोस्तों, हाँ सर। तो 5,95,000 इंटू 0.15 एम प्लस 1.5 लाख इंटू 0.15 एम प्लस एम और सी। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगेगी 1,11,750। तो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा -595 -0 -1.5 लाख। तो आपके एसेट्स बचे अभी कितने, 633,250। ठीक है, अब ये 2016 भी हो गया। 2017 में तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका कितना था, 633,250। और आपने कब परचेज किया था, मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, बट पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा अकाउंट समझाने की। आपने 1 जनवरी 2019 को, तो 2017 में सीधी डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन, कितनी लगेगी 15%। तो 633,250 आपका रिटर्न ऑन वैल्यू है, तो इस पे 15% का डेप्रिसिएशन लगा लो, कितना आया 94,988 प्लस 633,250। तो आपका वैल्यू बचा 538,262 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये हो गया 2017। अब 2018 आएगा, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,38,262 बाय डेप्रिसिएशन 5,38,262 इंटू 0.15। तो यहाँ का डेप्रिसिएशन आएगा 80739, और इसको करोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 538,262 -80739, तो आपकी वैल्यू आ गई 457,523। तो 2019 को जब ओपनिंग बैलेंस आएगा, 457,523, और अब 19 में आपने परचेज कर दिया 2 लाख का और एसेट परचेज कर दिया। तो 19 में जब आपने 2 लाख का और परचेज कर दिया, तो बैंक अकाउंट 2 लाख। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपने बोलना है, 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे दोस्तों यहाँ पे समझना, कि अभी तक, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज क्या हो गया, यहाँ पे
इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। क्या बोला आप, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन बेस पे करेंगे। ऑन दिस डेट रिमेनिंग लाइफ ऑफ द यूजफुल एसेट वाज एसेट एट 6 इयर्स। जो एक जनवरी 2019 से पहले जो आपने एसेट्स परचेस किए थे उनका वैल्यू माना जाएगा यूजफुल लाइफ 6 इयर्स, और जो बाकी एसेट था उसका माना होगा 10 साल। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे दोस्तों, मेरे पास एक एसेट है जो मैंने 1 जनवरी 2015 को लाया है, एक एसेट मैंने 1 जनवरी 2016 को लाया है, और एक एसेट मैंने 1 जनवरी 2019 को लाया। ये क्रक्स है, ये मेरा 2 लाख का है 1 जनवरी को, ये वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2019 है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मुझे बता दो इनकी वैल्यू कितनी है, इन दो की वैल्यू कितनी है। ये जो मैंने 7 लाख का एसेट लाया था इसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं देखूंगा 7 लाख का था 0.85, ये 2015 का बैलेंस आया इसका, इसका 0.85 ये 2016 के एंड का बैलेंस आ गया। ठीक है, इंटू 0.85 ये 2017 के एंड का बैलेंस आया, इंटू 0.85 ये 2018 के बैलेंस आ गया। तो इसका बैलेंस है 365404। इसका बैलेंस है मेरा 365404। और अगर मैं उसका देखूंगा जो मैंने 1.5 लाख का लाया था 16 में, उसका जो अभी बैलेंस है 1.5 लाख इंटू 0.85, 2016, 2017, 2018, तो इसका वैल्यू है 92119। तो इसका वैल्यू है 92119। तो जो मेरा यहाँ पे आ रहा था 457523, अगर इसको टोटल करोगे 365404 प्लस 92119, तो वो मेरा आता है 457523। अब मैंने बोला मेरे दोस्तों इनकी यूजफुल लाइफ जो है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, यूजफुल लाइफ जो है इसका 6 ईयर है, इसका 6 ईयर है, इसका 10 ईयर है। तो मुझे बता दो 2019 में डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। सर हमने जब बोला, कब बोला हमने मेरे दोस्तों, हमने अब 2019 में बोला कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगाएंगे। अब मुझे बता दो फॉर द ईयर एंडिंग 2019 में मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। सर इसमें आप स्क्रैप वैल्यू तो नील है, स्क्रैप वैल्यू नील है, तो इसको डेप्रिशिएट करना कितने सालों में। सर हमने बोला आप प्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो 6 साल बचे हैं, तो 6 साल का डेप्रिशिएशन लगेगा 365404 डिवाइड बाई 6। सर इसमें डेप्रिशिएशन लगेगी 60900, और उस दूसरे एसेट का 92119 डिवाइड बाई 6, तो इसका डेप्रिशिएशन लगेगा 15353, और सर इसका डेप्रिशिएशन लगेगा 20,000। तो आगे से हमें डेप्रिशिएशन जो लगाना है 60900 प्लस 15353 प्लस 20,000, तो सर हमें डेप्रिसिएशन लगानी है इस साल की 96523। तो हमने क्या किया, पहले हम 15% लगा रहे थे रिटर्न वैल्यू पे, आज हमने बोला एसएलएम पे लगाएंगे। तो एसएलएम में अब क्या है, परसेंटेज की जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मेरे पास आ गया, तो जो भी इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू अब है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे सर रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं देना है, प्रोस्पेक्टिव देना है। आज की डेट में आप जो वैल्यू बची है इससे काम चलाएंगे, इसको करेंगे डिवाइड बाई 6, तो हर साल आप इतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 96523, 96